तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे बच्चे, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। बच्चे देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसमें आप खाली परावर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें अपवर्तन रहेगा और उसके बाद का एक और वीडियो आएगा जिसमें पूरा ही हल आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए, ये जो हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है उसी का एक हिस्सा है ये कि हम लोग डेली मतलब लगभग कोशिश करेंगे कि हफ्ते में आपको 2 या 3 चैप्टर का इसी तरीके से वीडियो आपको दे दिया जाए, जिसको पढ़ेंगे आप धीरे धीरे पढ़ के देखिए ना, आराम आराम से आपका सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कहिए, बस डेली करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी का अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रकाश के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने के काबिल बनाती है, देखने के लायक बनाती है। आपसे पूछेगा सवाल, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के क्या महत्व हैं? यदि दे देगा सब्जेक्टिव में, आप कैसे बनाएंगे? तो भैया जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है जो हमें या मनुष्य को या किसी को भी इस धरती पे सारे प्राणियों को देखने के लायक बनाता है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा, मैं यहाँ की लाइट सारी ऑफ कर दूं, क्या आप मुझे देख पाएंगे? अरे कैमरा वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बिना प्रकाश के आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप मोबाइल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश का ही देन है, आपके मोबाइल से प्रकाश निकल के आपकी आंखों तक जा रहे हैं, उसी वजह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए उसी तरीके से क्या प्रकाश हमें देखने के लायक बनाता है? प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप जो बिजली चमकते देखते हैं वो भी प्रकाश के ही कारण हो रहा है, मतलब प्रकाश का महत्व है ना, वो भी दिख रहा है, वो भी प्रकाश के कारण ही आपको दिख रहा है। इतना ही नहीं, जो तारे टिमटिमाते देखते हैं ना, उसमें भी प्रकाश का ही रोल है। ठीक है, प्रकाश का बहुत महत्व है अपने जीवन में। उदाहरण के लिए आप ये सब देख लिए, और भी बहुत कुछ है उदाहरण, आप सभी कमेंट में बताइएगा क्या क्या उदाहरण है। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ मौसमी घटनाएं हैं, जैसे में इंद्रधनुष का बनना। देखते हैं जब बारिश होती है तभी जाके आपको इंद्रधनुष दिखता है, उसके बाद ही क्यों दिखता है पढ़ेंगे, इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है, बिजली का चमकना, आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे किसी को पड़ोसी को परेशान करते थे कि नहीं? ये लेजर लाइट लेकर के ऐसे करके जो छोटा सा रेड रेड ऐसे जलता था, परेशान करते थे। उससे भी खतरनाक मजा आता था जब वो आईना अपन लोग लेकर ले लेते थे, ऐसे आईना, और सूर्य की रोशनी ऐसे आती थी इस पे, और उसको पकड़ के ऐसे परेशान करते थे। देखे हैं कभी? जी हाँ, ये सभी प्रकाश के महत्व हैं। इन सब की ही वजह से ये सब होता है, बिना प्रकाश के कुछ संभव नहीं है। आज यदि सूर्य चला जाए, अरे भाई प्रकाश का और भी महत्व है। पौधे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं ना। अरे बनाते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। देखिए, तो बनाते हैं। अब ऐसे में देखिए कि ये जो महत्व है, आपको क्या लगता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, बिना फोटोसिंथेसिस, जो उसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बिना प्रकाश के वो नहीं कर सकते, अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे जीवित रहने के लिए भी प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए, हमारे यहाँ प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अपने यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि हम सौर ऊर्जा का बहुत ही अब अच्छे रूप से दोहन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं ना, ऊपर में सोलर पैनल लगा लेते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो सब क्या है? सोलर वाली गाड़ियां आ रही है अब तो। आइए देखिए, अब प्रकाश का हमने परिचय देख लिया। चलिए, प्रकाश का जो पहले महत्व हम लोगों ने देख लिया, अभी प्रकाश की प्रकृति जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, और प्रकाश जो होता है, जानते हैं आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के दो प्रकृति होती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति होती है और दूसरा इसकी तरंग की प्रकृति होती है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की प्रकृति इनमें से कौन कौन से हैं? ए रहेगा पदार्थ की प्रकृति होती है, तरंग की प्रकृति होती है, सी में दोनों होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये लगाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से लगा लेंगे, यदि दोनों रहेगा तो दोनों लगा देंगे, एक रहेगा तो एक लगाएंगे। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश तरंग क्यों है। ये हम लोग अभी समझेंगे तरंग क्यों है, ये आप सभी लोगों को मैं अभी जस्ट तुरंत बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप जरा ये समझिए कि ये तरंग है भी तो किस प्रकार का तरंग है। देखिए, प्रकाश जो होता है ना, वो जिस प्रकार का तरंग है उसको कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको कौन सा कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। लिख लीजिए, ये आता है एमसीक्यू में, दे देगा कि प्रकाश एक प्रकार का डैश तरंग है। कौन सा तरंग है भैया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। चलिए, उसके बाद ये विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंग को कहते हैं भैया, प्रकाश को चलने के लिए क्या किसी माध्यम की जरूरत है?
प्रकाश पूछेगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, 1 नंबर में दे देगा, आप क्या उत्तर देंगे? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है क्योंकि आप प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं। आप बताइए, मैं पूरा हवा ही बंद कर दूं और मैं कितना भी बोल लूं, क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसके लिए माध्यम की जरूरत है, समझे? अभी ये जो आवाज है ये आप लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? ये पहले मेरे कैमरा में जा रहा है, कैमरा से ये इंटरनेट पे जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है। पर क्या प्रकाश को मैं यहां से ऐसे आपके पास भेज सकता हूं क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे कि आवाज है, साउंड है, ध्वनि है, उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। अरे आपको चलने के लिए भी माध्यम की जरूरत है, ठीक है? आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, आप चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। तो ऐसे में क्या है कि प्रकाश को चलने की कोई माध्यम की जरूरत ही नहीं होती है, इसीलिए ये कैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब सवाल उठता है, कहीं कहीं पे ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, तो कहीं कहीं पे ये आपको मिल सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल फंसाता है बबुआ, सवाल फंसा लेगा। कैसे फंसाएगा? देखिए, बोलेगा कि इसमें से प्रकाश की गति कौन सी है, और ऑप्शनवा में दोनों रहेगा, आप रट के जाइएगा ये वाला, और ई भी रहेगा, सी में रहेगा ए और बी दोनों। फंस गए ना, ये दोनों ही होगा। ये कैसे आ गया किलोमीटर में? अरे भैया इसको देखिए ना, 10⁸ है ना, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी 10⁻3 से भाग देंगे, कट के 10⁻5 आ जाएगा, हो गया, सिंपल है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तरंग है, ये तरंग कैसे है? तो पहले माना जा रहा था कि प्रकाश जो है एक पदार्थ की भांति काम करता है, और अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये तरंग का काम कैसे कर लेता है। देखिए, तरंग का काम करने के लिए जब भी प्रकाश में, देखिए प्रकाश हमेशा कैसी गति में गमन करता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे गमन करता है। कैसे? प्रकाश हमेशा सीधा, प्रकाश ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे नहीं चलता है, लेकिन ध्वनि ऐसे ऐसे चल सकता है, ठीक है ना? लेकिन प्रकाश जो है वो एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन इस पे भी सवाल उठ गया, कभी कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, उसको अपवर्तन कहते हैं। ये अभी हम परावर्तन भी नहीं समझ, उसको अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब कभी भी प्रकाश किसी छोटी वस्तु के किनारे से पार करता है, तो ये प्रकाश, जैसे मैं मान लूं कि ये यहाँ पे देखिए ये जो है, मान लेते हैं कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, इस तरीके से ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे छेद है ना, छेद है यहाँ से। जब इधर से प्रकाश ढेर सारा जा रहा है, ठीक है, इधर, तो जाहिर सी बात है इनसे में से प्रकाश बाहर ही नहीं निकल पाएगा ना, नहीं निकलेगा। लेकिन जो यहाँ से निकलेगा इस छेद में से, वो तो बाहर आ सकता है। ऐसे में देखते हैं कि जब कोई बहुत ही सूक्ष्म वस्तु के पास से प्रकाश जा रहा होता है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाता है, किनारे से मुड़ जाता है। इस मुड़ जाने की वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और यही प्रकाश की जो यही प्रकृति है ना, यही प्रूफ करता है कि प्रकाश जो होता है एक तरंग होता है। तरंग कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से ये मुड़ गया, तो मतलब ये तरंग की तरह ये काम करने लग गया। तो ये आपको पूछेगा कि पदार्थ जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग को बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? प्रकाश के कौन से वाले केस की वजह से बताया जाता है? तो आप बताएंगे कि प्रकाश के विवर्तन की वजह से ही जो है प्रकाश एक तरंग है। इस बात का हमें प्रूफ मिलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया प्रकाश का महत्व, देख लिया प्रकाश की प्रकृति, देख ली। प्रकाश जो होता है एक प्रकार का तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। प्रकाश की गति हम जान गए, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, ये भी हम जान गए। आगे आइए, अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे बबुआ। देख, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, नाम ही है, यहाँ पे देखो, ये परावर्तन का मतलब ही होता है रिफ्लेक्शन। क्या है बबुआ? प्रकाश का परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन। सवाल ये उठता है कि सर ये प्रकाश का परावर्तन है क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी यदि चमकीली वस्तु है, कोई भी वस्तु जैसे शाइनी, जैसे देखिए चमकीला का मतलब मैं कहूं
देखिए आईना तो नहीं ना है, ये आईना नहीं है, ये क्या एल्यूमिनियम फॉइल है, चमकदार वस्तु है। कोई पॉलीथीन ले लीजिए, अरे ये लकड़ी भी शाइनी सरफेस है, लकड़ी भी चमकता है, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, लेकिन चमकते सारे वस्तु हैं, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन सभी वस्तु पे हो सकता है, और परावर्तन का जो नियम है सभी वस्तु पे ही लागू होता है जो कि शाइनी सरफेस होते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कह दूं प्रकाश का परावर्तन का मतलब, देखिए यहां से कोई रेखा मान लेते हैं, देखिए मैंने कहा कि किसी भी चीज को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। क्या प्रकाश को जाने के लिए माध्यम की जरूरत है? नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी माध्यम में चलता तो है, माध्यम उस पर प्रभाव जरूर डालता है। उदाहरण के लिए प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में, जहां कोई भी हवा ना हो, कुछ ना हो, वहां पे। उसके बाद कहाँ पे? अरे भैया उसके बाद कहाँ पे? हवा में, तब कहाँ? जल में, है ना। इस तरीके से प्रकाश की गति पर प्रभाव पड़ता है माध्यम की वजह से, भले माध्यम की जरूरत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, देखिए ये माध्यम क्या है, हम जैसे मुझे यहाँ दिल्ली, देखिए मुझे पटना से दिल्ली आना है, पटना से मुझे दिल्ली जाना है। अब ये बताइए कि दिल्ली जाने के लिए मेरे पास क्या माध्यम है? अरे भैया मैं या तो फ्लाइट से जा सकता हूँ, अरे जहाज से, सुई ऐसे करके, या पानी वाले जहाज से भी जा सकता हूँ। क्या? नहीं, पानी वाला जहाज कहाँ चलेगा? पटना में नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी कार से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ। अरे कुछ नहीं तो अरे वहां जाऊंगा किसी ना किसी काम के लिए ही ना, वो काम मैं इंटरनेट के माध्यम से भी वहां कर सकता हूँ। अरे आजकल अपने पापा आपके बहुत दूर काम भी करते हैं, गुजरात, अहमदाबाद, जहां भी काम करते हैं, दिल्ली में, पटना में, उनसे आप क्या वीडियो कॉल से बात नहीं कर लेते हैं? तो है ना। तो आपको किसी भी माध्यम से, फोन से भी बात करने का बहुत सारा माध्यम है, या तो चैटिंग करके आप बात कर सकते हैं, बात करने के लिए फोन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। क्या एक तरह का माध्यम है जो आपको एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो बिल्कुल प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम को, जैसे माध्यम क्या है? हवा है, ठीक है, पानी है, ये सब माध्यम है। तो प्रकाश पे इन माध्यम का प्रभाव पड़ता है। यदि वो बिना किसी माध्यम के, मतलब निर्वात में चले, जहां कोई ना हवा हो ना पानी हो, तो वहां पे प्रकाश तेज चलेगा, पानी में थोड़ा कम तेज चलेगा, हवा में पानी से ज्यादा तेज चलेगा, लेकिन निर्वात से कम चलेगा, ठीक है। प्रकाश की गति को हम सी से दिखाते हैं, सी से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए सी दिख गया, मतलब प्रकाश की गति, सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए अब याद रखिए प्रकाश का परावर्तन। देखिए जो पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए पसीना कितना आ रहा है, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में पढ़ेंगे पूरा दिमाग से निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, छोटा वीडियो खोजेंगे, नंबरों छोटा मिलेगा। डिटेल में पढ़िए, पढ़ के देखिए, आप घर पे आप सारे सवाल का जवाब खुद नहीं कर दिए तो फिर आप कहिएगा, ठीक है। चलिए तो ये सारा बस है, ट्रेन है, इंटरनेट, ये सब क्या है? माध्यम है। चलिए अब समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, मैं कहता हूं कि माध्यम क्या है? मैं कहता हूं कि देखो माध्यम क्या खाली हवा पानी हो सकता है क्या? अरे भैया प्रकाश जो होता है किसी शीशा को पार नहीं कर पाता है, कर तो लेता है ना, लेकिन कुछ देर के लिए सही शीशा में ये घुसा ना, शीशा में ये गमन तो किया ना, तो ये शीशा भी एक माध्यम का ही तो काम करेगा। बगल में हवा है, ठीक है। देखिए ये प्रकाश पहले यहाँ हवा से निकला, हवा से गया ये शीशा में, शीशा से फिर हवा में गया, मतलब क्या है? माध्यम बदला है। देखिए यहाँ पे माध्यम 1 है हवा, तो ये शीशा में बदल गया, माध्यम 2 हो गया, फिर शीशा से बाहर निकल गया, वापिस से हवा में आ गया, फिर माध्यम 1 में ही ये निकल के आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पानी रखा हुआ है, अब ये पानी में घुस गया, फिर माध्यम 3 में घुस गया, फिर बाहर निकल गया, मतलब क्या पानी भी अलग माध्यम हो गया ना। चलिए ठीक है, तो ये सभी के सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए। आइए अब देखिए बच्चा लोग कि यही जो है प्रकाश का परावर्तन यही कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी भी चमकीली वस्तु पर प्रकाश आपतित होकर के उसी माध्यम में वापिस लौट करके आ जाती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं कहता हूं कि ये शीशा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये शीशा है, इस पर प्रकाश ये आया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आया और दूसरे माध्यम में सिर्फ टकरा कर अपने वापिस उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। यदि समझ में नहीं आया वीडियो को पुनः बैक करके सुन लीजिए। किसी एक, देखिए ये माध्यम क्या है? ये हवा है, ये क्या है? ये शीशा है, शीशा में भी क्या है? ये दर्पण है, दर्पण, ठीक, दर्पण चमकदार होता है ना।
जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, देखिए इसको मैं माध्यम 1 लिख रहा हूं, मीडियम 1, ये माध्यम 2 है, शीशा ये जो माध्यम 2 है। जब कोई एक माध्यम से प्रकाश आपतित होकर के दूसरे माध्यम में टकरा के पहले ही माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन प्रकाश का आपका हो गया। सवाल ये उठता है कि प्रकाश के परावर्तन का आप नियम कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, देखिए ये मेरे पास है, ठीक है, ये मोबाइल है मेरे पास, आईना ले लीजिएगा, आईना पे ऐसे एक तरफ से लाइट जलाइएगा और यूं यूं करके देखिएगा, तो ये जैसे आप इसका एंगल बदलेंगे ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे देखिए एक लाइट ऐसे जला रहे हैं और ऐसे जलाएंगे टेढ़ा, तो आप देखेंगे ना कि यहां से टकरा करके ना रोशनी ऐसे ऊपर की तरफ दिखता है। तभी तो सूर्य का रोशनी लेके आईना से इसे से पड़ोसी को चमकाते थे, परेशान करते थे ना। तो यही चीज है, ठीक है। अब देखिए ग्लास, शीशे भी बहुत तरह के हो सकते हैं। देखिए चमकदार ये भी है, चमकदार जो है ये भी है, पर क्या ये ट्रांसपेरेंट है पूरी तरीके। देखिए आपको पूरे अच्छे से आर पार नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख पा रहा है। यही मैं एकदम व्हाइट लेकर के आऊं तो वो अच्छे से दिखने देगा, एकदम साफ सुथरा शीशा लेके आऊं और आराम से दिख पाएगा, मतलब प्रकाश आसानी से चला जा रहा है आर पार। चलिए, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आइए हम समझेंगे बबुआ लोग प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम समझेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम जानने से पहले हम थोड़ा अच्छे से एक बार समझ लेते। आइए देखिए, मैं कहता हूं कि देख, मान लेते कि ये एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, चमकीली वस्तु है, ठीक है। अब इस पर कभी भी प्रकाश आएगा तो वो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, मानते हैं कि यहां से एक रेखा आया यूं, ठीक है, और इस पर टकराया, ये टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया, मतलब माध्यम 1 से आया था, ये शीशा जो है ये क्या है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 2 है, इस पर टकराया और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया, इसको कह दिया हमने परावर्तन। अब इस शीशा पर एक लंब खींच सकते हैं ना 90 डिग्री का कोण, तो आप देखिए यहाँ पे एक हमने अभिलंब खींचा, ये अभिलंब हो गया जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसके साथ? अरे भैया किसके साथ? दर्पण के साथ ना, जी हाँ, दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा? तो भैया ये बनाएगा 90 डिग्री का कोण। अब ये जो रेखा है इसको हम कहेंगे अभिलंब, इसको अभिलंब भी कहेंगे क्या? खाली इसको अभिलंब के अलावे हम सामान्य रेखा भी तो कह सकते हैं, नॉर्मल रे, इसको सामान्य रेखा भी तो बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सामान्य रेखा, ये जो रेखा इस पर आपतित हो रहा है उसको आई से दर्शाएंगे, ठीक है, और जो ये परावर्तित हो रहा है उसको आर से दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो किरण है, ये प्रकाश की एक किरण है, इस किरण को क्या कहेंगे हम लोग? इस प्रकाश की किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो परावर्तित लौट करके जा रही है ना, परावर्तित होकर जा रही है, इसको कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गया। अब याद रखिए ये जो रेखा है अभिलंब, इसको छोटा n से दर्शाते हैं, ठीक है, नॉर्मल रे, सामान्य रेखा। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और ये सामान्य रेखा के बीच का जो कोण है ना, इसको छोटा i से दर्शाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको हम लोग छोटा r से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित कोण, ये कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर होता है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण मतलब आई जो होगा हमेशा ही आर के बराबर होगा। आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे इसके जस्ट बाद मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहला नियम ये कहता है यदि ये 30 डिग्री है
तो मतलब ई भी 30 डिग्री होगा, समझे। यदि 30 डिग्री पर आपतित हो रहा है तो ये परावर्तित भी 30 डिग्री से ही होगा। ये वाले कोण को मत समझ लीजिएगा परावर्तित, याद रखिएगा आपतित किरण के साथ अभिलंब के द्वारा बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं, और वह कोण देखिए ये परावर्तन कोण हो गया, और ये वाला कोण आपतन कोण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ लोग। देखिए तो ये होगा परावर्तन का पहला नियम। देखिए पहला नियम आई हमेशा बराबर होगा आर के, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब सवाल ये उठता है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों ही एक ही तल पर मौजूद रहते हैं, ये दूसरा नियम कहता है। क्या? देखिए आप एक ही तल पर है कि नहीं ये तीनों, और वो तो और एक ही बिंदु पर भी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर मौजूद रहते हैं, स्थित रहते हैं। आगे देखिए इसको लिखेंगे कैसे। प्रथम नियम कहता है कि तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण, कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। तथा परावर्तित किरण तथा तल के अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा हो गया? अरे परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर होता है एंगल आर के, ठीक है। अब आइए द्वितीय नियम। दूसरा नियम आपको बबुआ ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अभी अभी बताया था, इस प्रकार के तल को आपतन तल कहते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सर ये जो परावर्तन का नियम है, क्या ये खाली दर्पण के लिए ही है? सर क्या ये पॉलिथीन के लिए नहीं है? सर ये तो दर्पण नहीं है, ये तो सर दर्पण नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या सर ये मतलब क्या इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्या? अरे भैया इसके लिए भी चमकदार है ना, किसी भी चमकदार वस्तु के लिए ये है। अरे भैया लकड़ी पे भी प्रकाश यदि जल के जा रहा है ना, तो समझिए कि उस पर भी ये नियम काम करेगा। परावर्तन जहां हो रहा है वहां पर ये नियम काम करेगा, ठीक है, परावर्तन के नियम। एक और बात आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ये आई और आर में कैसे बदलाव होता है। देखिए मैं कहता हूं कि देखिए ये सामान्य रेखा है, ठीक है, ये आपतित किरण है, टकरा के चला गया परावर्तित होकर, ठीक। अब मैं दूसरे लाइन से बना रहा हूं पीला से। अब मैं इस रेखा को आप दिमाग में लेकर के आइए, मैं यहां से टॉर्च जला रहा हूं और टॉर्च को मैं इस तरफ अब बढ़ाते जाऊंगा, तो मतलब अब यहां पे जब टॉर्च आएगा तो अब आपतित किरण ऐसे और अब परावर्तित किरण ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे होगा। जब ये इतना घटा है तो इधर से ये भी इतना घटेगा, ये 20 डिग्री घटेगा, इधर से भी 20 डिग्री घटेगा। काहे कि आई हमेशा बराबर होता है आर के, समझे बुझे। और ऐसे ही करते करते एक समय आएगा, देखिए ये देखिए टॉर्च आप यहां से जला के देखिएगा, अब इधर हल्का और घसका दिया तो ये परावर्तित होके ऐसे निकल के चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये कोण हो गया, देखिए कितना छोटा हो गया, घटते जा रहा है कि नहीं। एक समय आएगा कि आप प्रकाश को इस तरीके से आपतित कराएंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे एकदम समान रेखा पर आपतित कराएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब अभिलंब पर आप आपतित कराएंगे, ऐसे में ये ऐसे ही इसी पर लौट करके चला जाएगा। क्या होगा? इसी मार्ग पे लौट के चला जाएगा। मतलब मैं कहता हूं कि ये कोण कितने डिग्री का है? आप कहेंगे 180 डिग्री का है। मैं कह दूं कि ये रेखा इधर घटते आया, ये वाला अब यहां चला गया, तो 180 डिग्री से ये कम कोण हो गया, और घटा और कम हो गया, और घटा और कम हो गया, और ये चढ़ के इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, तब कितना कोण हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। मतलब जब भी हम किसी भी प्रकाश के किरण को किसी भी जो चमकदार वस्तु है उस पर आपतित कराएंगे या दर्पण पे आपतित कराएंगे एकदम अभिलंब पर, तो वो उसी माध्यम में टकरा कर चला जाएगा 0 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए ये सब हो गया, आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे दर्पण के प्रकार। अब सवाल ये उठता है कि दर्पण बनाने की विधि क्या है, हम लोग ये सब जानेंगे। पहले दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। देखिए दर्पण बहुत तरह के हो सकते हैं, फिलहाल आपको 2 दर्पण पढ़ना है, जनरली यही दर्पण हमको पढ़ना भी होता है, ठीक है। इन्हीं लोगों को मिला करके अलग अलग तरह का दर्पण बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए एक समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, देखिए ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड ये समतल है, ठीक है, ये समतल है।
पर क्या ये बॉटल जो आप देख रहे हैं ना, ये समतल है क्या? ये गोल है ना, बेलन के आकार का है ना, ठीक है। आगे देखिए, बेलन के आकार का है, लेकिन क्या वो समतल था? नहीं था। ये देखिए, इधर से ये समतल है, देखिए ये समतल है, ठीक है, लेकिन इधर से क्या ये समतल है? देखिए अंदर में समतल है, कहीं कहीं पे समतल है, कहीं कहीं पे समतल नहीं है। जैसे क्या ये समतल है? देखिए आप, ये समतल है? नहीं है, नहीं है ना, ये समतल नहीं है। चलिए, तो यही चीज है। तो समतल दर्पण आप जो घर में लगाते, एकदम जाते इसे से हीरो, इसी से बन बन के करते बाल, जो दर्पण में कहीं जाने से पहले ऐसे सेंट उंट लगाते हैं वहां जाके, वही वाला समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसको गोला से बनाते हैं। गोला, सवाल ये उठता है कि सर कैसन गोला? अरे भैया ट्रांसपेरेंट गोला, जिसमें आराम से प्रकाश एक तरफ से दूसरी ओर जा सके, उस गोले को बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब गोला, अब हम इसको बनाते कैसे? समतल दर्पण बस ऐसे क्या करते हैं, देखिए कोई भी ट्रांसपेरेंट वस्तु लेंगे जिसपे प्रकाश आर पार चला जाए, एक शीशा ले लेंगे, शीशा को पीछे में इस रंग से रंग देंगे, इस रंग से, सिल्वर कलर से, चांदी के रंग से रंग देंगे, ठीक है। इसमें भी आपका शकल दिख जाएगा, ठीक ना, उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इस रंग से रंग देंगे। और उस रंग को बार बार आईना कहीं रखने की वजह से रगड़ा न जाए, उसलिए उसको बचाने के लिए इसको तो रंगेंगे पहले, उसके बाद पीछे कोई और रंग से रंग देंगे। आप आईना निकाल के कभी देख लीजिएगा रगड़ के, ठीक है। तो ये ऐसे ही दर्पण का निर्माण होता है। सिर्फ यही नहीं, गोलीय दर्पण का भी निर्माण ऐसे ही होता है। अब ये एक दर्पण बन गया तो इसको समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो है ये क्या होता है, एक गोला, ऐसा गोला, गोला आप समझ रहे हैं ना, गोल जो फुटबॉल के आकार का, चूड़ी के आकार का नहीं, फुटबॉल के आकार का, उसको लेकर के आप काट दीजिए। देखिए यहां से हमने काट दिया, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में वीडियो फिर से बैक करके देखिएगा। हमने काट दिया, अब देखिए इसको हमने काट के निकाल लिया इस तरीके से, दो टुकड़ा ऐसे निकाल लिया, इस तरीके से निकल गया। अब देखिए इसको आपको अवतल और उत्तल बनाना है, दोनों का अलग अलग नाम है। यही जो आप इस रंग से रंग रहे हैं, इस रंग से, ये रंग आपको रंगना है तो कहां रंगेंगे? एगो में आप क्या कर दीजिए, पीछे की ओर रंग दीजिए, पीछे की ओर रंग दिया, और एक को आप आगे की ओर रंग दीजिए। मतलब इसका चमकदार सतह इस तरफ आ गया, इस तरफ, और इसका चमकदार सतह अंदर की तरफ आ गया। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, और अब ये हो गया अभिसारी दर्पण, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एक मिनट, तो आइए देखिए, सॉरी तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है इसको और क्या कह सकते हैं, ये अभिसारी दर्पण भी है। और ये अपसारी दर्पण है। क्यों है मैं बता रहा हूं, तुरंत बता रहा हूं, ठीक है। तो दर्पण इस तरीके से बनाए जाते हैं, इतने तरह के दर्पण होते हैं। आपको इन्हीं लोगों के बारे में आपको अभी अभी पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। किसी से वस्तु से बड़ा बनेगा। अरे कभी आप फोटो देखने जाते हैं आईने में अपना, तो आपको क्या, आपका जो शरीर है, आपके शरीर से असल में बड़ा लगता है क्या दर्पण में? नहीं लगता है ना। तो यहाँ भी नहीं लगेगा समतल दर्पण में, ठीक है। तो मतलब समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप जितने लंबे हैं प्रतिबिंब उतना ही लंबा बनेगा और हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। यदि आप दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो आपको बोल दिया जाए, सवाल घुमा करके आपको दे देगा कि यदि जो बच्चा है, यदि किसी भी समतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो बताइए कि उस बच्चे और या वस्तु या उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहां से यहां 10 और प्रतिबिंब के भी बीच में 10 और इन दोनों के बीच में 10 और 10 20 मीटर की दूरी। जितने आप लंबे हैं उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा, बशर्ते कि इसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है।
लेटरल इन्वर्सन होता है। मतलब क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखता है आईने में, राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। आप एम्बुलेंस पे देखते होंगे कि हमेशा उल्टा लगा रहता है। आप सोचते होंगे सर ये पगला उगला हो गया है क्या, कि काहे ऐसे करके चलता है सर, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस के सामने यदि लिखा हुआ है, आप जब गाड़ी से आगे जा रहे होंगे आपके आईने में ऐसे दिखेगा ना, तो आईने में ये वाला जो है ना, क्योंकि पार्श्व परिवर्तन होता है, बाया दाया लिखता है, तो इसको आप आईने में देखेंगे तो ये सही दिखेगा। तो आप गाड़ी से जा रहे होंगे तो आपके आईने में ये वाला सीधा दिखेगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है मेरे पीछे, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण। 1 नंबर में पूछ देगा आपसे, ठीक है, या 2 नंबर में पूछ देगा आपसे, पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। आपका बाया हाथ दाया दिखता है, दाया हाथ बाया दिखता है, क्यों दिखता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपको सब यही सारा जो मैंने अभी आपको बताया हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और याद रखिएगा, जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब, जो दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, या आभासी रेखा से बने हुए जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब होता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और हमेशा ही कैसा बनता है, ये उल्टा बन जाता है क्या, आप खड़ा सीधा रहते तो क्या ऐसे दिखता है क्या, नीचे मुड़ी ऊपर गोड़ हो जाता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी इसमें लिखा हुआ है, आपको जो भी इसमें पढ़ना होगा। अब आइए, अब हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेद प्रतीत होती हैं। कैसे, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम अभी तुरंत देखेंगे। आगे आइए देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब आइए देखिए, वास्तविक और आभासी रेखा को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मैं कहता हूं कि ये दर्पण है, ठीक, यहां पे कोई रेखा आपतित है, ठीक, ये यहां से परावर्तित होके इसी पर चली जाएगी और ऐसे जाता तो ऐसे निकल के चला जाता, ठीक। पर मैं क्या ये नहीं कह सकता क्या, अरे मान लेते कि ये तो टकरा के वापस चला गया तब ना, यदि टकराता नहीं तो ये रेखा कहां तक चला जाता, ऐसे ऐसे इसके अंदर तक जाता कि नहीं जाता। यदि नहीं टकरा के वापस जाता तब, और ये वाला आगे तक जाता कि नहीं जाता। तो देखिए ये भी कट रहा है ना, ये भी कट रहा है ना। अब देखिए ठीक, ये गया टकरा के यहां पे और यहां भी कट रहा है, ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मतलब प्रतिबिंब यहां वस्तु है, यहां पे कटा है, मतलब प्रतिबिंब यहां भी बना। अब प्रतिबिंब उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, यहां भी कटा है मतलब प्रतिबिंब यहां भी बना है, ठीक है। मान लेते ये इधर से गया और ये लौट के वापस इस तरीके से जाता, लेकिन यदि नहीं जाता तो क्या ये दर्पण के पीछे इस तरीके से नहीं चला जाता, ये भी कटा। तो यहाँ 3 रेखाओं का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। 3 रेखा आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, किरणें। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जब तीनों ये मिल करके काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं, कटती हैं, ठीक है। यहाँ पे कटा, यहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ भी बना, लेकिन असल में वास्तविक किरणें कौन सी है, ये है ना। ये तो हमने अज्यूम किया ना, हमारा ये आभास है, हमारी ये कल्पना है कि ये यदि मुड़ के नहीं जाता इधर तो ये रेखा इस प्रकार से जाता है। ये हमारा आभास है, हमारी कल्पना है। तो ये सभी काल्पनिक रेखा है, ये सभी के सभी वास्तविक रेखा है। काल्पनिक रेखा के कटने की वजह से बनाए गए प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या आभासी रेखा के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक रेखा के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कभी भी आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। मतलब आपको ये वाला प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसको आप स्क्रीन लगा करके उस पर इस प्रतिबिंब को देख सकते हैं, जबकि इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यही सब लिखा है, ये जब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में, देखिए ये वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। लेकिन ये हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है, हम काल्पनिक रेखा बनाते हैं और उस रेखा के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। सॉरी,
ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा भी मैंने बताया था, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पर्दा लगा दीजिए, आपको यहाँ प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो दर्पण के पीछे बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो सवाल ये उठता है कि सर अभी समतल दर्पण में आप बोले थे कि प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है, तो सर क्या ये आभासी प्रतिबिंब में है? मैंने कहा बिल्कुल, देख दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या दर्पण के सामने बना है क्या प्रतिबिंब? नहीं बना है ना, तो पीछे बना है तो आभासी है, आभासी है तो सीधा होगा। सामने बनता वास्तविक होता, वास्तविक होगा तो वो उल्टा होता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण जो मैंने बताया, बायां दायां दिखता है, दायां बायां दिखता है, कैसे लिखना है आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूछ देगा पार्श्व उत्क्रमण से आप क्या समझते हैं। इस पर एक सवाल आता है कि एम्बुलेंस जो आप देखते हैं उल्टा लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण याद है ना, मैंने कहा था कि ये वाला है। अभिसारी दर्पण को ही अवतल दर्पण भी कहते हैं। ये चमकदार सरफेस इसका अंदर है। ठीक है, अब आइए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन लोगों के बारे में हम थोड़ा ना जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, हमने कहा देख भाई, ये दर्पण बनाने के लिए हम एक गोला लेते हैं। ठीक, गोला को काट देते हैं, काट के बाहर से रंग देंगे, मतलब ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अरे इस जिस गोले से इसको काटे हैं वो गोलवा का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। आप जानते हैं ना कि बॉल है, गोला है या वृत्त है, उसका केंद्र होता है, उसका केंद्र कहीं तो होगा। केंद्र उस बिंदु को कहते हैं जहां से गोले के हर सतह की दूरी बराबर होती है, उसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसी बिंदु को कहते हैं। ये गोला के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसका वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। चलिए अब मान लेते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आखिर गोले को काट के बनाया गया है तो इस गोले का कहीं तो केंद्र होगा। अरे भैया, केंद्र से सतह को जोड़ने वाली दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको ये जोड़ रहा है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है कि नहीं? लेकिन हमको इन दोनों से कोई काम नहीं है, तो ये जो आपको है, ये जो दिख रहा है, ये वक्रता, ये जो है ये त्रिज्या होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दर्पण हो गया, दर्पण बन गया, इसका अपना केंद्र था कि नहीं था बताइए? ये जो है, मैं कह रहा हूं कि ये एक तरह का क्या है, ये गोला है, गोला सही तो हमने इसको बनाया भाई। ठीक, ये बनाया, ये क्या है? ये केंद्र है, ये केंद्र है, और केंद्र को क्या से दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये जो दर्पण आप देख रहे हैं ना बबुआ, ये वाला, ये जो दर्पण आप देख रहे हैं ना, ये दर्पण कहीं ना कहीं, ये दर्पण का कहीं ना कहीं मिडिल पॉइंट होगा ना, बीच का एकदम बिंदु होगा ना। ठीक है, और हम कहते हैं ये जो केंद्र को और ये जो एकदम मिडिल बिंदु जो इस दर्पण का एकदम बीच, ध्यान से समझिए, इसको अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, समझ जाएंगे तो। इसका बीचों बीच जो बिंदु होगा ना, उसको ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको ध्रुव कहेंगे, उसको पोल कहेंगे। और ये केंद्र है, सेंटर है। और याद रखिएगा, एक तरह से आप देखेंगे ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी है, ये ध्रुव कहाँ है? इस बड़े गोले के कहीं ना कहीं सतह पे तो ही है। अरे मानता हूं ये दर्पण पे, पर दर्पण किसका भाग है? गोला का भाग है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो दूरी है, इन दोनों को हम क्या कह देंगे? इसको मैं पी मानता हूं, पी। तो सी और पी के बीच की जो दूरी है, क्या हम उसको त्रिज्या नहीं कह सकते हैं? त्रिज्या। अरे भैया, ये गोले की त्रिज्या है कि नहीं है? अरे ये बड़का गोलवा का त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या हमने इसको लिख दिया। अब आइए देखिए यहाँ पे, इसीलिए बस इसमें नाम लग जाता है वक्रता केंद्र, क्योंकि ये वक्र है ना, वक्र दर्पण है, और ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, और ये आपका क्या? वक्रता ध्रुव नहीं, ध्रुव वही रहता है,
एक रेखा जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को होते हुए गुजर जाती है, लंबी रेखा, ठीक है, कोई एक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए गुजर जाए, उस रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए, अब ये हो गया। अब और भी एक दो चीज बच गया है। अब बच गया फोकस। आइए फोकस को समझते हैं। देखिए फोकस को समझिए। ये हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया। कोई भी वस्तु किसी भी गोलीय दर्पण पर यदि समांतर जाता है, वो प्रधान अक्ष पे एक ही बिंदु पर काटता है। चाहे रेखा आप कैसे भी समांतर भेजिए, कितना भी भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है ना। ये देखिए, गया लौटा, ये गया ये लौटा, ये गया ये लौटा, सब एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं और इसको बड़का एफ से दर्शाते हैं और इसी को फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए ध्यान से। हमने कहा यहां भी समांतर जब कोई रेखा जाएगी, ये तो एक ही बिंदु से काटते हुए निकल जाएगी, ये यही से कट के निकल गई, तो ये जो है ना, ये इसी को तो फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ये बड़का एफ, फोकस। अब फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है बबुआ, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना, ये वाली दूरी, ये इसको छोटा एफ से दर्शाएंगे, इसको फोकल लेंथ कहेंगे, उसको हम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण का। पर क्या उत्तल दर्पण में भी यही होता है? देख भैया, उत्तल दर्पण भी यदि हमने ये गोला निकाला, देखिए ये हमने किसी ना किसी गोले से निकाला है, ये मानते हैं कि कोई ना कोई गोला का भाग है, ठीक है, ये अरे कोई ना कोई गोला से काट के ही निकालेंगे। इस गोले का अपना केंद्र होगा। इस दर्पण का भी क्या हो गया, इसको अंदर से रंगते हैं ना, ठीक है, इसका गोले का भी भाग है। देखिए गोले का अपना केंद्र होगा और ये जो दर्पण का बीचों बीच वाला जो भाग होगा, ये इसका ध्रुव होगा, पोल होगा पी से, और ये वक्रता केंद्र होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस बड़े गोले की त्रिज्या, इस दर्पण का भी त्रिज्या होगा, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और इसको वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? बड़का आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि वक्रता त्रिज्या तो ये होगा, लेकिन सर अब इसमें फोकस किसको कहेंगे? और वक्रता त्रिज्या तो सर ये होगा, वक्रता केंद्र हो गया सर, ध्रुव भी हो गया, प्रधान अक्ष सर, अरे भैया वही बात है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होने वाली रेखा, होकर के गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। और प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा हमेशा ही एक बिंदु पर कटती है, पर ये तो जाएगा तो ये रेखा को ऐसे खदेड़ देता है, ऐसे खदेड़ देगा परावर्तित होने के बाद। आपको लगता है कि कट जाएगा? ये कटेगा जी, जीवन में कई परावर्तित किरण कटेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा मान तो सकते हैं कि ये जो है, ये पीछे की तरफ से ऐसे निकल के आ रहा है, ये ऐसे निकल के आ रहा है, यहाँ से इस बिंदु से ये निकल रहा है, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, मतलब अपना आभास कल्पना कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकल के तो जाता होगा, यहाँ पे ये लोग कट रहे हैं, देखिए, यानी ये बिंदु कट रहा है ना, यही बिंदु, यहीं पर ये परावर्तित किरण का मिलन बिंदु कहलाएगा और यही फोकस कहलाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी छोटा एक, यानी कि फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है, बुझे? चलिए, तो ये हो गया आपका फोकस दूरी। चलिए आप समझ गए, एकदम समझ गए किसको क्या कहेंगे। आप सभी अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, वैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप सभी अपना बना लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए सवाल यही तो बात है, आप देखिए कि ये जो है, इस पर जो समांतर रेखा जा रहा है, इस सबको एक बिंदु पे समेट रहा है, जबकि ये देखिए, ये एक जगह से ये यहां से फैला रहा है, ऐसा लग रहा है एक बिंदु से ये परावर्तित किरण फैल रहे हैं, लेकिन ये देखिए एक ही बिंदु पे ये लोग समेटा रहे हैं, जा करके समेटा रहे हैं, ठीक, ये दोनों एक ही बिंदु पे आके समेटे जा रहे हैं, इसीलिए
ये जो रेखा है, ये सभी सभी समांतर रेखा जो भी जाता है सबको एक बिंदु पर समेटने का काम करता है। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है। और ये वाला जो है ये इस दर्पण, क्योंकि ये फैलाने का काम कर रहा है ना, अपसारित कर दे रहा है, इसीलिए अपसारित, अपसारी दर्पण, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष क्या है, आपका जो मुख्य फोकस है क्या है, मतलब या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो भी कहिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हमने बता दिया अच्छे से, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फोकस, दूरी, ये सब समझ गए हैं। द्वारक क्या है, द्वारक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो वृत्ताकार समरेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो मैंने बताया था ना ये वाला, यही सब सॉरी, ये यहां से यहां तक लेकर के ये इसका द्वारक का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एपरेचर, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए अब समझते हैं। देखिए गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है कि रेखा कहां से जाएगा, कहां से गुजरेगा, ठीक है। अब देखिए मैं बनाता हूं ये एक दर्पण, देखिए ये कौन सा है, ये अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ये इसका ध्रुव होगा, ठीक। अब देखिए कभी भी कोई भी वस्तु जो है ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसका नियम कुछ अलग अलग है। कभी भी ये प्रधान अक्ष हो गया, कभी भी प्रधान अक्ष के समांतर, कभी भी प्रधान अक्ष के बिल्कुल समांतर कोई रेखा कैसे भी इस तरीके से निकल के यहाँ पे जाती रही है, ये जाएगी हमेशा एक ही बिंदु को काटते हुए ये लोग निकल जाएंगे। देखिए ये निकल गए, ये हमेशा कभी भी जब भी किसी भी रेखा को आप देखेंगे ना, देखिए जो समांतर जाएगा ना उसको यहीं से जाना कंपलसरी है। वो हम लोग ऐसा बनाया नहीं है, ये नियम है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे ही गमन करता है। ये देखिए इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, पहला नियम ये हो गया बबुआ मेरे, पहला नियम ये हो गया कि कभी भी कोई भी यदि किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कि जब समांतर गया तो फोकस से गुजरा, लेकिन जब फोकस से जाए तो क्या ये समांतर निकल के चला जाएगा क्या रेखा, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये अवतल दर्पण हो गया। अब एक नियम इसी का उल्टा होता है कि ये फोकस है, क्या फोकस से कोई यदि रेखा को हम आपतित कराएं इस प्रकार से, तो क्या सर ये वाला समांतर चला जाएगा, ये चला जाएगा क्या समांतर, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। जब समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा परावर्तित होने के बाद, और जब ये फोकस से जाएगा तो ये परावर्तित होने के बाद समांतर होके निकल जाएगा। चलिए ये एक तो नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम देखिए आप, दूसरा नियम ये कहता है बबुआ लोग कि अब दूसरा नियम एक तो ये हो गया, अब दूसरा नियम देखिए कहता है ध्रुव से, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया। अब दो कंडीशन बनता है, दोनों मैं एक ही फिगर पे समझा दूंगा। देखिए जब कभी भी कोई किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आपतित कराएंगे, वक्रता केंद्र से किधर भी आप आपतित करा लीजिए, इधर करा लीजिए, इधर करा लीजिए,
ये इसी मार्ग पर लौट करके रेखा चली आएगी, इस पे जाने के बाद परावर्तित होकर के इसी पर लौट आएगी। हमने बताया था परावर्तन होने के बाद वो उसी माध्यम में तब लौट आता है कि जब कोई भी रेखा अभिलंब पर आपतित होती है, मतलब ये सभी के सभी एक अभिलंब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर निकलते हुए चली जाएगी, समझ गए, ये टकरा के इस तरीके से उसी मार्ग पे लौट आएगी। वक्रता केंद्र से आपतित कराएंगे तो ये उसी मार्ग पर लौट करके चली आती हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे भी यदि चलाएंगे प्रधान अक्ष पर यदि चलाएंगे तो ये प्रधान अक्ष पर ही लौट के चलाएगा। काहे कि कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र से होते हुए ये रेखा को जाना पड़ेगा, और जो वक्रता केंद्र से आपतित होगा वो वक्रता केंद्र वाले मार्ग पर ही लौट करके चला आएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब अगला देखिए, एक दूसरा और है, एक और नियम है कि जब किसी रेखा को हम ध्रुव पर आपतित कराएंगे, जब किसी रेखा को ध्रुव पर या किरण को ध्रुव पर आपतित कराएंगे तो ऐसी परिस्थिति में ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाता है जैसे कि मानो कि जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष इसके अभिलंब होने का काम करता है, समझ गए। मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा, जितना कोण ये उतना ही कोण ये भी होगा, समझ गए। मतलब ऐसे में प्रधान अक्ष इसके अभिलंब का काम करने लगता है। बिल्कुल यही तरीका है आपका कौन सा, उत्तल दर्पण में भी। आइए एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। इस पर कोई रेखा गया, ये टकरा के ऐसे चला जाएगा, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे मिलेगा। मतलब क्या है कि ये भी जो समांतर रेखा गया वो भी कहां से मिल रहा है, देखिए आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देख लीजिए, फोकस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, तो सवाल ये उठता है कि सर फोकस पे हम यदि आपतित कराएंगे, फोकस से यदि आपतित कराएंगे तो क्या सर वो समांतर जाएगा? सर इसका वक्रता केंद्र तो सर इस तरफ होगा ना, सर इसका फोकस तो इसी तरफ होगा ना। हमने कहा बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि हम यहां से किसी भी किरण को आपतित कराएंगे ये, तो आप बताइए कि क्या सर ये समांतर चला जाएगा? हमने कहा भैया तुम पागल उगल होगा, फोकस यहाँ से आपतित कराओगे ये टकरा के आएगा, परावर्तित सतह इधर न है जी, तो सर फोकस से फिर कैसे कराएंगे? हमने कहा रुको जरा सब्र करो, देखो ये वाली रेखा यदि यहां से ये न मुड़ती तो ये सीधा ऐसा देखेंगे हम कि ये फोकस तक होती जाती, मतलब ये फोकस पर ही आपतित हमने कराया है, ये टकरा करके इस प्रकार से चली जाएगी। मतलब प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष के समांतर, ये देखिए ये भी इस तरीके से यदि आपतित होती कि ये इस पर मुड़ जाके चली जाती, ये भी प्रधान अक्ष के समांतर ही चली जाती, ठीक। अगला, यदि हम वक्रता केंद्र पर देखिए, वक्रता केंद्र से कैसे आपतित कराएंगे? यहां से करा सकते हैं क्या? इधर परावर्तित सतह है क्या? नहीं है। मतलब हम वक्रता केंद्र पर जब आपतित कराएंगे, देखिए भले हम वक्रता केंद्र से नहीं करा सकते हैं लेकिन वक्रता केंद्र पर करा सकते हैं, कल्पना करके कि हाँ वक्रता केंद्र यही होगा, यहाँ कराएंगे ना तो देखिए ये जाके वक्रता केंद्र पर मिल रहा है, देखिए ये। तो ऐसे में भी ये प्रकाश की रेखा लौट करके उसी मार्ग पे चली जाती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब सवाल ये उठता, सर ये पोल, मैं फिर से वही बात है, पोल पे जाएगा तो ये प्रधान अक्ष इसके अभिलंब का काम करने लगेगा, मतलब जितना आपतित की कोण उतना ही परावर्तित कोण या परावर्तन कोण, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चे आइए अब देखेंगे हम कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी प्रकृति देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है क्या वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, जितनी दूरी पे वस्तु है क्या प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बना है, ये हम देखेंगे। प्रतिबिंब सीधा बना है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, ये देखेंगे। मतलब प्रकृति में यही आता है कि प्रतिबिंब बड़ा बना है वस्तु से, क्या प्रतिबिंब उल्टा बना है या सीधा बना है, या प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। मैं ये पहले बता चुका हूँ, वास्तविक है या काल्पनिक है कैसे पता करेंगे, पीछे आप वीडियो में बैक जा करके देख सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं बच्चे, अब हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मैं बता चुका हूं कि पहले तो वो प्रतिबिंब जो बनाएगा वो काल्पनिक बनाएगा,
जो भी दर्पण, सिर्फ दर्पण जो काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब सीधा भी होगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा। समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब जो बनाता है वो वस्तु के बराबर बनाता है। जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण से रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं आपको जो बताया था कुछ नियम है कि जैसे कोई भी प्रकाश यदि समांतर जाएगा प्रधान अक्ष के, वो फोकस से गुजरेगा। किसी भी फोकस से यदि हम दर्पण पे, गोलीय दर्पण पे, चाहे वो कॉनकेव हो, अवतल हो, चाहे वो उत्तल हो, अभिसारी हो या अपसारी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उस पे आपतित कराएंगे, वो समांतर चला जाता है। जैसे बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये दो नियम। एक था, मैंने कहा वक्रता केंद्र से किसी को आपतित कराएंगे तो जिस तरह से, जिस रास्ते पे वो आपतित होगा उसी पे वो लौट करके वापिस आ जाएगा। एक और मैंने बताया था, जब आप ध्रुव पर कराएंगे तो ऐसे में प्रधान अक्ष इसके नॉर्मल रे यानी कि लंब का काम करने लग जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बताया था 4 नियम। इससे पहले आप थोड़ा सा बैक जाके वो वीडियो देख लेंगे, समझ नहीं आया। अब आइए, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो प्रतिबिंब बना है कैसे बना है। देखिए, पहला कंडीशन है, ये दर्पण है, दर्पण का ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ये आप इसका फोकस है। ठीक है, ध्यान से समझिए, नहीं समझेंगे नहीं बनेगा। ये सब समझ जाएंगे, सब न्यूमेरिकल बन जाएगा, समझ गए। देखिए, ये इसका ध्रुव है, क्या है, ये इसका ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए, ये दर्पण का द्वारक है, ये दर्पण हो गया। अब देखिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। पहला कंडीशन बनता है कि यदि वस्तु अनंत पर रखा हो, कहाँ हो, जब वस्तु सॉरी जब वस्तु अनंत पर रखा हो, ऐसे कंडीशन में अनंत पे रखेंगे एक बार वस्तु को, एक बार वक्रता केंद्र के जस्ट पीछे लाके रखेंगे, एक बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाके रख के देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बन रही है, एक बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख के देखेंगे, एक बार वस्तु को फोकस पे रख के देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, ऐसा है। सबके साथ प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, वो बदलते रहेगा, आप देखेंगे कैसे बदलेगा। आइए देखते हैं। तो बच्चा लोग देखिए, यहाँ पे जब ये अनंत पर रखा हुआ है वस्तु को, ये जब अनंत पर रखा हुआ है, कभी भी अनंत से आने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर ही आएगी। ये देखिए, एकदम समांतर। और आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो समांतर जाने वाली रेखा हमेशा प्रधान अक्ष को एक बिंदु पे काटती है और उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को ये काट रही है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये दो, मैंने कहा था प्रतिबिंब बनने के लिए किसी भी दो रेखा का कटना आवश्यक है। दो रेखा कट गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या प्रतिबिंब, जब ये अनंत का वस्तु है, अनंत पर रखा हुआ वस्तु बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वस्तु बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और जो फोकस पे प्रतिबिंब बना है वो बूंद के बराबर बना है, एकदम इत्तु सा बना है। तो आप इसका क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आप खुद बताएंगे। देखिए, ये पहले तो देखिए कि ये प्रकाश जब गया है, ये जा करके इधर लौट आया है ना। क्या हमको कल्पना करना पड़ा है क्या कि ये इधर नहीं जाता तो इधर हम बढ़ाते, नहीं ना। मतलब ये वास्तविक रेखा के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। मतलब ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कौन सा है, तो ये पहले तो है कि वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और क्या वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, आप कहेंगे बिंदु के आकार का है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। एक बता दिया, अगला देखिए। किसी भी दो रेखाओं का आपस में कटना जरूरी है तभी प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बोला दूसरा कंडीशन अनंत पे रख लिया। अब हम वक्रता केंद्र, ये फोकस, अब इसके वक्रता केंद्र के जस्ट पीछे हम वस्तु को हमने रखा है। देखिए, वस्तु रख दिया, वस्तु से एक समांतर रेखा निकालेंगे जो कि फोकस से गुजरेगा। हमको दो रेखा को कटवाना है, जहां कटेगा कम से कम दो रेखा को कटवाना है, तभी जाके प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा रेखा
एक को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, एक वक्रता केंद्र से गुजरा, और ये जिस रास्ते जब मैंने बताया था वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से गुजरते कोई रेखा या किरण जाएगा, ऐसे में वो लौट करके वापिस उसी मार्ग पे चला आएगा। तो ये देखिए ये लौट करके इसी मार्ग पे चला आया। अरे भैया चल के तो आ रहा है ना, परावर्तित किरण यहाँ से परावर्तित होके आ तो रहा है ना। देखिए ये रेखा से यहाँ पे कट गया और कटा तो यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब ए है और बी है, ठीक है, यानी ए डैश और बी डैश। देखिए क्या प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ मुंह हो गया इसका। देखिए इधर एरो दिखा रहा है, मुंह ऊपर है ना मुंह नीचे हो गया, मतलब वस्तु बड़ा है कि ये बड़ा है, वस्तु बड़ा है, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है, ये सीधा है ये उल्टा बना है। और यहाँ पे हमको कल्पना करना पड़ा क्या, नहीं ये वास्तविक रेखाएं हैं। अरे ये जाएगा तब कट के तो इबे करता है, नहीं आता तो कल्पना करते हम। दर्पण के पीछे नहीं ना बना है, दर्पण के सामने बना है ना, तो इसके लिए हमको यहाँ स्क्रीन लगाना पड़ेगा ना, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रकृति जब आप लिखेंगे तो कहिएगा कि सर ये वास्तविक प्रतिबिंब है। सर हमने कहा बिल्कुल सही बात है बबुआ, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। उसके बाद सर ये उल्टा बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है ये उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हमने कंडीशन देखा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान देते जाइए, जैसे जैसे वस्तु को हम अनंत से दर्पण की ओर लेके आ रहे हैं, प्रतिबिंब का साइज बढ़ते जा रहा है। इसको और आगे ले आएंगे, ये और इधर बढ़ जाएगा। समझिए पहले फोकस पे बना था, अब प्रतिबिंब पहले फोकस से बना था, अब फोकस इधर बन गए, ये इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब इधर जा रहा है। अब ये वक्रता केंद्र पर आएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर आएगा। आइए देखिए कैसे, अगले में देखिए, यहाँ पर देखिए बबुआ लोग, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए है और ये बी है, तो ये है आपका क्या, वस्तु, समझ गए। और यहां से एक समांतर, हमको कोई भी दो रेखा निकालना है ना, ठीक है। ये गया, जो समांतर जाएगा वो हमेशा प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा और उस बिंदु का नाम है फोकस। समझ गए, क्या है, फोकस है। अब देखिए, अच्छा एक को अब वक्रता केंद्र पर तो ये है, तो हम वक्रता केंद्र से कोई रेखा गुजारेंगे तो ये दर्पण पर गुजरेगा, देखिए तो नीचे चला जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए दूसरा काम कर सकते हैं कि हम फोकस पर आपतित कराएंगे किरण। जब फोकस पे कराएंगे तो ये आपतित होके कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा। अरे जब समांतर गया तो फोकस से गया, तो जब फोकस से जाएगा तो समांतर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मैं बता चुका हूं। ये है आपका प्रधान अक्ष, ठीक है। देखिए कहाँ पे कटा है, ये यहाँ पे कटा, ये देख रहे हैं, ये कटा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ पे बना है। ये बी डैश है और ये आपका ए डैश है, समझ गए, ये आपका ए डैश है। प्रतिबिंब उल्टा बन गया ना, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, और जिस जगह पे वस्तु रखा था उसी जगह पे प्रतिबिंब भी बना है, देख लीजिए आप, है ना। वक्रता केंद्र पर हमने रखा था यहाँ पे, और वक्रता केंद्र पर ही आपका प्रतिबिंब भी बना है। तो ऐसे में हम लिखेंगे कि क्या ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, बिल्कुल है। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टा ही बनता है, ये ध्यान रखना है। और वस्तु के बराबर है कि बड़ा है, वस्तु के बराबर है, बुझे, चलिए वस्तु के बराबर, ठीक उसी प्रकार से। अच्छा आपके मन में आ रहा है सर ये तो इतना ही लिए, सर एक और रेखा आप बताए थे कि जब हम इस रेखा को ध्रुव पर आपतित कराएंगे तो क्या सर ये यहाँ से काट के चला जाएगा, तब तो प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा ना, नहीं, यही तो दिक्कत है, ये कटवे करेगा दोबारा यहीं पे। आप कोई सा रेखा गुजार लीजिए, कटेगा बार बार यहीं पे, तो लेकिन हमको किसी भी दो रेखा से ही काम है, दो रेखा से काम चल गया हमारा, समझ गए, समझे कि नहीं। अगले पर आइए, ये देखिए ये है वस्तु। अब हम देखिए वक्रता केंद्र पर ला दिए, पहले अनंत पे था, वक्रता केंद्र के पीछे था, अब वक्रता केंद्र पे था, पहले प्रतिबिंब फोकस पे था, फिर फोकस और इसके बीच में आया, अब वक्रता केंद्र पे आ गया। अब इसको आगे करेंगे तो ये और पीछे जाएगा। देखिए वस्तु को हम जो है
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख देंगे तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो वस्तु रखा हुआ है ए और बी है। लेकिन अब देखिए यहाँ से एक समांतर रेखा लेंगे जो टकरा के समांतर प्रधान अक्ष को एक बिंदु पे काटेगा जिसको ही हम फोकस कहेंगे, यहाँ से गुजरेगा एक रेखा। अब देखिए वक्रता केंद्र से इधर से हम गुजारेंगे ऐसे, तो इस पर जो जाएगा हम जानते हैं वक्रता केंद्र से जो रेखा आपतित होगी वो उसी पर लौट करके आएगी। तो जब ये टकरा करके आ रही है इधर इधर को, तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे काटम काटी हो रहा है। अभी कट गया कि नहीं? जब ये कट गया यहाँ पे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए ऊपर बी नीचे है, यहाँ पे ए नीचे आ गया बी ऊपर हो गया, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन गया। तो ये भी प्रतिबिंब बताइए इसमें भी क्या है, ये वास्तविक रेखा से बनाया गया प्रतिबिंब है या दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब है। इसीलिए हमेशा ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा ही उल्टा, आप देख भी सकते हैं उल्टा बन भी रहा है। और वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा। बुझे? आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? अगला केस देखिए, अगला कंडीशन। अब अगला कंडीशन आ गया, हम इन दोनों के बीच में भी अभी रख के देख लिए। अब हम लोग फोकस पे रख के देखेंगे। देखिए अब हम फोकस पे रखेंगे, फोकस पे ए, ये है आपका बी और ये है फोकस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एगो रेखा को भेजेंगे जो समांतर जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं ये सब। एगो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, टकरा करके वापिस आ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आपके मन में आएगा कि सर हम लोग ई वाला रेखा को यहाँ भी करा देते हैं आपकी, तो ये भी टकरा के आ जाएगा। हमने बोला बिल्कुल आ जाएगा, ले कर ले। ठीक है, कर लिया। अब ये तीनों ही समांतर हो गए, समझ गए? आप कोई भी रेखा ले लीजिए, कहीं से गुजार के ले लीजिए, यदि सही तरीके से बनाएंगे फिगर को तो वो कभी नहीं कटेगा। मतलब कभी नहीं कटेगा तो माना जाता है कि ये प्रतिबिंब जा करके कहाँ कटेगा? अनंत पे कटेगा। मतलब कि ये अनंत पे बनेगा इमेज। तो यहाँ पे लेकिन है तो वास्तविक रेखा से बना हुआ ही ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। और बना कहां पे? बना कहां? अनंत पे। यहाँ पे बना है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पे रखे तो वक्रते केंद्र पर बन गया। यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे तो हमको वक्रता केंद्र के पीछे मिल गया, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिल गया। समझे? यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो भैया देखिए, हमने जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा तो प्रतिबिंब हमको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिला है। बुझे? चलिए तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जब वस्तु को फोकस ही बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए, यही से सवाल बनता है और यही पे फंसता है लड़का लोग। फोकस है, ये ध्रुव है, ये वस्तु है, और ये इसका क्या है? बी। ये वस्तु रख दिया हम लोगों ने भाई, फोकस पे रख के देख लिया। अब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो एगो पैरेलल भेजेंगे समांतर जो फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, फोकस से होके ये गुजरेगा। ठीक, और उसके बाद एगो वक्रता केंद्र से भेजेंगे, आपतित कराएंगे किरण, तो इसी पर टकरा करके ये इसी पर लौट के आ जाएगा, आगे तक चलेगा ये। एक हम लोग ये ध्रुव से कराएंगे, ध्रुव पे कराएंगे तो ये इस प्रकार से नीचे जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरफ ये कटने वाला है? ये फैलते ना जा रहा है जी, ये एकदम समांतर था, ना तो एने कटेगा ना ही एने कटेगा। ठीक है, हमको ये इस तरफ फैलते दिख रहा है, तो हम कल्पना करेंगे इधर तो नहीं कट रहा है, लेकिन दर्पण है तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। जब इधर नहीं कटेगा मतलब कटेगा ही नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन क्या हम कल्पना करके इसको पीछे तक नहीं बढ़ा सकते हैं? देखिए तो पीछे की तरफ पतला होते दिखाई दे रहा है, कट गया, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। बन गया ए डैश और बी डैश।
ए है और ये बी है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। समझ गए? मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया, काल्पनिक रेखा से बन गया, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब। और वस्तु से बहुत बड़ा बना है। जो काल्पनिक है वो सीधा भी होगा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब निष्कर्ष पे आते हैं। आइए निष्कर्ष। अब मैं पूछूंगा आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि ये कैसा कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण, ठीक है। आइए, अवतल दर्पण सबसे पहला कंडीशन है, आप देख रहे हैं सब में वास्तविक प्रतिबिंब ही बना पा रहे हैं। सब कंडीशन में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाया, वास्तविक प्रतिबिंब बनाया, ठीक है। सब जगह ये वास्तविक ही बनाया, सब जगह ये उल्टा ही बनाया। लेकिन एक केस ऐसा है कि वहां पे ये जब दर्पण के पीछे बनाया है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हमने रखा था, अभी जस्ट पीछे हमने जो यहाँ पे देखा है, ये जो देखा है, ऐसे में देखिए प्रतिबिंब को ये सीधा भी बना रहा है। मतलब अवतल दर्पण जो है वो सीधा भी बनाता है, बुझे। और अवतल दर्पण क्या वास्तविक ही बनाता है? उसी कंडीशन में काल्पनिक भी तो बनाया था, अभी हम देखे हैं ना, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बना सकता है, सीधा भी बना सकता है, दोनों तरह का प्रतिबिंब ये बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज, ये दो केस है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना पाता है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना पाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। सवाल ये उठता है कि सर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब एक और दर्पण बनाता है, उसका नाम है समतल दर्पण, आप बताए थे। तो समतल दर्पण भी करता है ऐसा, समतल दर्पण भी ऐसा करता है, ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है, जबकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, वो सीधा बनता है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। क्या ये जो वस्तु से हमेशा ये वस्तु से छोटा बनाता है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, या वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, समझे। आइए, वस्तु से बड़ा बनाया, देखिए इसमें वस्तु से बड़ा बना कि नहीं बना ये। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में आपका जो कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पे हम सामने में बस वस्तु रख सकते हैं, इसमें वक्रता केंद्र सब पीछे है, इन्हें से वस्तु रख नहीं सकते हैं, सामने में ही वस्तु रखेंगे। तो पहला एक हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये अपसारी दर्पण है, रे को फैला देगा, ये भेज देगा भैया जाओ तुम दिल्ली जाओ, ये चला गया, ये तो फैल गया ना, लेकिन फैल के चला गया, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ये प्रधान अक्ष को काटेगा, क्योंकि ये समांतर गया है प्रधान अक्ष के, इसीलिए जिस बिंदु पर कटेगा प्रधान अक्ष को उसको फोकस कह देंगे। क्या कह देंगे? फोकस कह देंगे। और एगो इसको हम यहाँ से ऐसे आपतित कराएंगे कि लगे कि ये सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र पर ही जो ये आपतित हो रहा है। आप जानते हैं कि इस पर जाएगा तो टकरा के इसी पर लौट भी जाएगा, तो कट गया ना, यहाँ पे कट गया। देखिए मतलब उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाया? दर्पण के पीछे बनाया है ना, देखिए दर्पण के पीछे बनाया है, मतलब ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा सीधा। अभी मेरे एक एक बात पे गौर कीजिए, बहुत जरूरी है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका कोई टीचर नहीं बताएगा। काल्पनिक है, सीधा है, समझ गए? काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा है, और वस्तु से
छोटा है वस्तु से, अरे वस्तु से छोटा है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए एक अगला कंडीशन होता है, उसको मैं यहीं पे बना देता हूं। देखिए एक और दर्पण हो, एक और केस हो सकता है इसका। देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखा रहेगा, तो अनंत पर जब यहाँ पे वस्तु रखा रहेगा, तो अब मैंने बताया था अनंत से आने वाली रेखा हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, फैल जाएगा, फैल जाएगा। देखिए ये फैल गया, फैला ना। अब ये तो फैल गया, पर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कल्पना कर रहे हैं हम, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, बढ़ गया। यही फोकस है, और फोकस पर ही प्रतिबिंब बन गया। तो मतलब जब अनंत पर रहेगा तो कहां बना प्रतिबिंब? फोकस पे बना। मतलब एक तो ये दर्पण के पीछे बना है, मतलब ये प्रतिबिंब भी काल्पनिक है, काल्पनिक है। और ये प्रतिबिंब काल्पनिक है तो ये भी प्रतिबिंब सीधा ही होगा, समझ गए? और बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब सवाल ये उठता है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर, ये इस फिगर से एक सवाल आता है। ये बताइए कि गाड़ी जब हम चलाते हैं, जो हेडलाइट होता है उसका हमेशा देखते हैं कि रोड के समांतर उसका लाइट चलता है। अरे रोड के एकदम समांतर लाइट उसका चलता है, गाड़ी आप चला के कभी देखिएगा हेडलाइट का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे में आप जानते हैं कि हेडलाइट में ऐसे वाला दर्पण रहता है, और ये वाला दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण है। और ये समांतर तभी जाएगा, समांतर तभी जाएगा जब जो बॉल है इस दर्पण के फोकस पे रहे। तो ये मान लीजिए कि ये लाइट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे बल्ब हम इस तरीके से लगा देंगे कि ये इस लाइट के जो है फोकस पे रहेगा। यहाँ से रे निकलेगा, यहाँ से रे निकलेगा, जो फोकस से आपतित होगा वो टकरा के कहाँ जाएगा? समांतर जाएगा। यही कारण लिख देंगे आप, परीक्षा में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, तो आप यही कारण लिखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनाता है। देखिए यहाँ भी वस्तु से छोटा बनाया, यहाँ भी वस्तु से छोटा बनाया, ठीक है, लेकिन इसका चेहरा सामने से ऐसे दिखता है, ऐसे, जिसकी वजह से इधर का भी कैप्चर करता है, इधर का भी कैप्चर करता है, अपने में छोटा दिखेगा लेकिन बहुत दूर तक को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से हम इसको अपने गाड़ी के आगे वाले मिरर में लगाते हैं ताकि हमको रोड का पीछे का पूरा क्लियर दिखे और बड़ा बड़ा दिखे, पूरा रोड क्लियर दिखे। वहां अवतल दर्पण लगाएंगे ना तो बहुत कम एरिया तक का दिखाएगा, समझे। लेकिन उत्तल दर्पण लगाने की वजह से इसका जो ये सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तित जो सतह है वो बहुत चौड़ा है। इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में आगे लगे हुए दर्पण के तौर पे। सवाल ये उठता है कि अब इन दोनों के उपयोग से पहले हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अंतर इन दोनों में यही है कि ये हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ये हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और वो हमेशा ही उल्टा बनाता है, कौन सा? अवतल। और हमेशा ही उल्टा बनाता है और हमेशा ही वास्तविक बनाता है, बुझे, हमेशा ही वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब ये तो दोनों में हो गया मतलब जो टकराव वाला बात, अलग अलग। लेकिन दोनों में कॉमन एक चीज ये भी है कि ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक भी बना लेता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, और ये सीधा भी बना लेता है, ठीक है। ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, देखिए। और ये जो अवतल दर्पण है छोटा भी बना लेता है वस्तु से, बड़ा भी बना लेता है और उसके बराबर भी बना लेता है। चलिए समझ गए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए अवतल दर्पण के प्रयोग देखिए। अवतल दर्पण का जो है इस्तेमाल हम हेडलाइट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। डेंटिस्ट जो दांत का जो डॉक्टर होता है ना,
ऊ करता है। उसके बाद डेंटिस्ट क्या करेगा, देखिए क्यों करता है, क्योंकि यही एक ऐसा दर्पण है या समतल दर्पण का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को बड़ा देख सकते हैं क्या, जितना बड़ा चेहरा है, नहीं ना देख सकते हैं। क्या उत्तल दर्पण से अपना चेहरा बड़ा देख सकते हैं? अरे भाई वो तो प्रतिबिंब छोटा बनाता है ना जी, अभी ना बताए थे। जी हाँ यही बात है, इसीलिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, बात को समझिए। तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है। और क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, इस ढेर सारे प्रकाश, इसके पास जो भी प्रकाश आएंगे, इसके पास जो भी प्रकाश आएगा, ये सब टकरा के एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ढेर सारे प्रकाश को ये एक ही जगह पे मर्ज करने का क्षमता रखता है। जितना ज्यादा प्रकाश को एक ही जगह पे जब करेगा, समेट देगा, मतलब वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। और हम इसी गर्मी का इस्तेमाल करके प्रेशर कुकर में, जो सोलर कुकर होता है, सौर कुकर, उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, सौर कुकर में इस्तेमाल हम इसका कर लेते हैं। इसके अलावे दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, हम लोग तो घर में समतल दर्पण से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा दर्पण जिसमें ये थोड़ा बड़ा दिखे तब ना मजा आएगा दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। बाकी और भी कुछ है तो आप इसको कमेंट करके बता दीजिए, वाले दर्पण में, ठीक है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आप बना दीजिएगा। इसके लिए मेनली आता है आपके जो गाड़ी का आगे लगा हुआ शीशा, लगा हुआ शीशा, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। एक और भी, ये दर्पण का कहां इस्तेमाल होता है याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट पे। स्ट्रीट लाइट पे क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट को फैला देता है, समझ गए। तो पोल पे जो रहेगा लाइट, क्या एक जगह पे लाइट चाहिए? नहीं ना, उसको ढेर जगह फैलाना है। तो वहां ऐसा लगा रहता है और इसमें बॉल रहता है, वो फैला देता है रोशनी को रोड पे, इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चिन्ह परिपाटी। आइए चिन्ह परिपाटी को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई दर्पण है, एक ही से समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। ये दर्पण है, ठीक है। हम वस्तु को हमेशा इस तरफ रखते हैं, बाएं तरफ। प्रतिबिंब भी बनता है या तो इस तरफ बन सकता है, या प्रतिबिंब इस तरफ बन सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। बात को समझिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब या तो इस प्रधान अक्ष के ऊपर बन सकता है, या तो इस प्रधान अक्ष के नीचे बन सकता है। यदि ये दर्पण है, इसके बाएं ओर वस्तु रखे हैं, तो इस तरफ का सब, इस तरफ का सब हम, इस तरफ का सब हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और दाहिने तरफ का सब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब ये बताइए बाएं और दाएं से क्या तात्पर्य है? बाएं दाएं से, ये वस्तु है ना जी, ये क्या है? ये एक वस्तु है, वस्तु है। और वस्तु के इस ध्रुव से, पोल से नापी गई दूरी, ये जो दूरी है, ये, इस दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। अब क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही रखते हैं कि दाएं में रखते हैं? बाएं रखते हैं, इसीलिए यू हमेशा, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब जब प्रतिबिंब इस तरफ बन गया, तो प्रतिबिंब जहां बना है उस बिंदु से इस ध्रुव तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? यहां से ये वाली जो दूरी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये प्रतिबिंब की दूरी है, समझ गए। ये जो लाल वाला देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या हो गया आपका? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। और यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन गया, तो एक बार में एक ही तरफ बनेगा ना, मैं दोनों समझा दे रहा हूं। हो सकता है प्रतिबिंब इस तरफ भी बन जाए, ये,
तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रतिबिंब का दूरी ही है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, क्या से, भी से। तो जब प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब भी पॉजिटिव होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मतलब दर्पण के सामने बनेगा तो उस समय में भी नेगेटिव होगा। क्या है कि इधर का सब नेगेटिव, इधर का सब पॉजिटिव। समझ गए? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए एगो बात। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब यदि बनेगा, काल्पनिक, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो सीधा भी बनेगा। समझिए ध्यान से, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा भी बनेगा। तो जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब का बात आए तो समझ जाइएगा भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, बुझे। और प्रतिबिंब सीधा बनता है ना जी, काल्पनिक रहेगा तो ये ऊपर की तरफ बन गया है ना, इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऊपर क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम HO लेंगे, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज HI, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब। अरे जब काल्पनिक बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। जो काल्पनिक बनेगा वो सीधा बनेगा, यदि सीधा बनेगा तो उसके लिए उसका जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब यदि इस तरह प्रतिबिंब बना है, जैसे ये वाला बना है प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब जब बना है मतलब ये बाएं तरफ बना है, दर्पण के सामने बना है, मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा भी बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव और नीचे की तरफ सब नेगेटिव। तो यहाँ पे जब वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा बन गया। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और क्योंकि ये वास्तविक है मतलब सामने में बना है, तो सामने में बनने से तात्पर्य ये है कि भी जो है माने प्रतिबिंब की दूरी वो नेगेटिव रहेगा। यदि नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके आप फिर से देख ले, समझ में आ जाएगा। तो यही सारा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये अवतल दर्पण आप देख रहे हैं इसका फोकस दूरी तो इधर ही कहीं होगा ना, फोकस। और ये फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब क्योंकि ये बाएं तरफ है, कहाँ है, बाएं तरफ है, देखिए बाएं तरफ है, तो मैंने कहा इस बाएं तरफ सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का तो हमेशा फोकस दूरी इधर ही ना रहेगा कि बदलते रहेगा, नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, समझे, हमेशा ही ऋणात्मक होगा। समझ गए? क्योंकि ये हमेशा बाएं तरफ ही रहेगा ना, और वस्तु भी हमेशा बाएं तरफ, मतलब ये दोनों नेगेटिव। लेकिन भी यानी प्रतिबिंब की दूरी यदि इस तरफ बन जाएगा तो पॉजिटिव, इस तरफ बन जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस वाले दर्पण का क्या, सबसे पहले समझिए, आप जानते हैं कि वस्तु को इधर ही रखेंगे, यू हमेशा नेगेटिव बनेगा। ये हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक बनाता है ना, बताया था, दो कंडीशन बताया था, काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है। काल्पनिक बनाएगा मतलब प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये दाहिने तरफ बना है ना, मैंने बोला इस तरफ सब पॉजिटिव, इस तरफ सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव।
तो अब प्रतिबिंब क्योंकि काल्पनिक और सीधा है, तो जब सीधा है तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, हमेशा पॉजिटिव। समझ गए? तो यही चीज है, ठीक है, हमेशा ही ऐसा होगा। और फोकस दूरी, क्योंकि देखिए इसका फोकस दूरी कहाँ रहेगा, फोकस ई है, तो फोकस दूरी इसका ध्रुव, ये पोल है, ध्रुव है, ये वाली दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और ये कहाँ है, दर्पण के दाहिने तरफ, और दाहिने वाला हमेशा पॉजिटिव, तो इसका हमेशा फोकस दूरी हमेशा ही इसका पॉजिटिव ही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चिन्ह परिपाटी नहीं समझ में आया है, आप बैक जाके फिर से देख ले वीडियो को। अब आइए दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का जो सूत्र है वो निकल के आता है 1/b + 1/u बराबर 1/8। देखिए आपके परीक्षा में जीवन में कहियो नहीं पूछा जाएगा इसको प्रूफ करने का, न्यूमेरिकल बनाने को दे देगा, प्रूफ करने को नहीं देगा, क्योंकि ये 11th और 12 का सिलेबस है, आपको नहीं करना है, आपका टीचर सिखा देगा, लेकिन कोई काम का ही नहीं, आप क्यों पढ़ेंगे अभी 12 में जब पढ़ेंगे, इसीलिए ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, बेकार में आएगा भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी क्या है, भी आप सभी कमेंट में बताइए, भी प्रतिबिंब की दूरी कहां से, सब दूरी ध्रुव से नापा जाता है, u वस्तु की दूरी, और f फोकस दूरी, फोकस दूरी कहां से, तो याद रखिएगा फोकस दूरी जो है, इस फोकस दूरी को हम क्या कहेंगे बताइए, कि फोकस दूरी हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक नेगेटिव और हमेशा उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो दर्पण सूत्र यही कहता है। इसी फॉर्मूला पर आपको जो है न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ये परावर्तन चैप्टर है, और एक बार अपवर्तन का वीडियो अपलोड होगा वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जाकर के तीसरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो देखिए ये जो दर्पण आप सूत्र देख रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, जो कि इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। याद रखिएगा, आपको जब प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मानेंगे, अपने मन से दिमाग लगा के जो पूछ रहा है उसको नेगेटिव और पॉजिटिव पहले ही नहीं मान लेना है, जो दिया रहेगा उसी को या तो पॉजिटिव मानेंगे चाहे नेगेटिव दिए। मान लेते हैं न्यूमेरिकल में आपको फोकस दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, मान लेते हैं बाई चांस, तो आप क्या कर देंगे, सीधा मान लेंगे, फोकस दूरी को आप मानेंगे क्योंकि दिया हुआ है, तो इसको प्लस या माइनस मानना पड़ेगा। अब आप दर्पण देखेंगे, आपको तो मैं बता दिया, अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी हमेशा -16 सेंटीमीटर मतलब माइनस लेंगे, और उत्तल रहेगा तो हमेशा दाहिने तरफ है तो फोकस दूरी हमेशा प्लस रहेगा, तो +16 लेंगे। आपको u दे देगा, u मतलब वस्तु, ठीक है ना, वस्तु की दूरी, तो वो दे देगा 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वस्तु तो हमेशा बाएं तरफ रहेगा और बाएं वाला हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस में लेंगे। अब आपको यहाँ पे f और u का मान रख दीजिए, और f 1/v का मान आप निकाल के बताइएगा, प्लस में 1/-8 बराबर 1/16। कौन सा दर्पण है, हम मानते हैं उत्तल दर्पण। इसको आप सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा। अब देखिए आवर्धन, बच्चा लोग आवर्धन का मतलब क्या होता है, देखिए आवर्धन का मतलब होता है, इसको हम बड़ा एम से दर्शाते हैं। आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी गुना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना गुना है, इसी को आवर्धन कहते हैं। मैं कह दूं 2 और 4, मैं कह दूं कि 4 2 से कितना गुना ज्यादा है, आप कह देंगे सर 2 से 4 को काट दीजिए ना, ठीक है। हम तुलना किससे कर रहे हैं, 2 से। तुलना किसकी कर रहे हैं, 4 की। तुलना करने पे 4 2 से कितना गुना निकल के आया, भाग दे के निकला। आवर्धन में हमको यदि पता करना रहे कि वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी गुना ज्यादा है, ये पता करने के लिए तुलना किससे कर रहे, वस्तु की ऊंचाई से। तो वस्तु की ऊंचाई की तुलना हमने वस्तु की ऊंचाई को HO मान लिया,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तुलना किसका करना है, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई का। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम hi मान लेंगे। तो इसकी तुलना में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसका तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ये कितना गुना बड़ा है, यही आवर्धन का मतलब है। मैं कह दूं आवर्धन बराबर 2, ये 2 कैसे आया होगा, आप कहेंगे सर आवर्धन का सूत्र होता है नीचे में वस्तु का ऊंचाई, ऊपर में प्रतिबिंब का ऊंचाई। सर ये 2 तब आया होगा जब हम इससे काटे होंगे, जो भी मान दिया हुआ है इससे इसको काटे होंगे तब 2 आया होगा। मतलब सर जो ये hi है ho से 2 गुना है, और ये hi है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2 गुना बड़ा है। मैं कह दूं आवर्धन बराबर 1.5, आप कह देंगे 1.5 तब आया है, मतलब इसका हो गया कि जो प्रतिबिंब बना है ना, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, वो वस्तु से 1.5 गुना लंबी है या ऊंची है। समझ गए। मैं लिख दूं आवर्धन बराबर 10, आप कह देंगे कि सर इसका मतलब हो गया कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से 10 गुना बड़ा बना है, 10 गुना ज्यादा बड़ा बना है। समझ गए बात को, यही है आवर्धन का मतलब। पसीना बहुत आ रहा है, मेहनत बहुत कर रहा हूं, मानता हूं कि लंबी वीडियो है, पर याद रखिएगा, आप समझ लेंगे तभी समझ में आएगा यार। छोटा चैप्टर भी नहीं है आपके क्लास का, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। एम उसका सूत्र होता है एच ऑब्जेक्ट hi, मतलब hi यहां पे क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे ho क्या है, तो ये प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की ऊंचाई। समझ गए, ये एक सूत्र बन गया। अच्छा एक और सूत्र है, ठीक है, बता रहा हूं क्यों है, देखिए m बराबर -v/u, ठीक है। एक ये भी सूत्र है, आवर्धन निकालना है, या तो ये सूत्र पे रखिए या तो इस पे रखिए। आवर्धन से आपको सिर्फ यही नहीं पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, ये तो चलता ही है, कितना गुना है ये भी पता चलता है। जबकि आवर्धन से आप इसकी प्रकृति भी प्राप्त कर सकते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, समझ रहे हैं, कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं कह दूं आवर्धन बराबर आया है +2, आप क्या कहेंगे, सर जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2 गुना बड़ा है, मतलब एक प्रकृति आपने पता लगा लिया कि वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। आवर्धन निकल के कैसे आया होगा, आप जानते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना। अरे भैया ये दोनों प्लस में होगा तब ना यहाँ प्लस आया है जी। आप जानते हैं वस्तु हमेशा ऊपर रहता है, ये तो हमेशा प्लस रहेगा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस, क्योंकि हमेशा ऊपर रखते, नीचे रखते हैं। अरे प्रधान अक्ष पे कहीं पे वस्तु नीचे दिखा है, इसे सब ऊपर ना दिखा है, ये तो हमेशा प्लस रहेगा। अब ई वाला प्लस रहेगा तबे ना, वस्तु का जो ऊंचाई है वो प्लस रहेगा तबे ना पूरा रिजल्ट प्लस आया है, और ई माइनस रहता तब, भैया ये प्लस है तबे प्लस आया, और ये प्लस है, इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्लस में है। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में तभी होगी जब वो प्रतिबिंब ऊपर बना होगा। जब ऊपर बना होगा मतलब प्रतिबिंब जो है इस तरह बना, ऊपर बना होगा तब। अब सवाल ये आता है, सर ये कैसे बता सकते हैं कि दर्पण के आगे है कि पीछे है। मैं कह रहा हूं ये देखिए ये दर्पण हो गया, मैं कहता हूं ये प्रतिबिंब इस तरफ बना, आप कहेंगे सर इधर भी तो हो सकता है, प्लस का मतलब तो प्लस होता है, ये अभी भी प्लस में। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। देखो अब ऐसे कैसे होगा, ये प्लस में होने का मतलब है कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो प्लस में है। इससे ये पता चल गया कि प्रतिबिंब सीधा है, और मैंने कहा था जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो प्रतिबिंब
काल्पनिक भी होगा, जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वही प्रतिबिंब सीधा भी होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो वही प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा, वही प्रतिबिंब उल्टा होगा जो कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यही चीज यहाँ पे है। जब यहाँ तो पता चल गया ना कि सीधा बना है, सीधा बनने का मतलब क्या है, सीधा बनने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, समझे, ठीक है। और यही प्रतिबिंब आपको पता है ये 2 गुना बड़ा है ना जी, तो वस्तु से बड़ा है, बुझे। अच्छा, जब मैं कह दूं आवर्धन बराबर -2 आ गया, इसका मतलब है आवर्धन का सूत्र होता है कि हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के तुलना में कितनी ज्यादा है। आप जानते हैं वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस होगा ना जी, अरे होगा कि नहीं, अभी बताए थे ना, होगा, कैसे होगा, प्लस होगा। और अब ये ऋणात्मक क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, ये तो प्लस में है, ये माइनस में होगा तब ना यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस रहता था तो दोनों मिलकर प्लस ना हो जाता। मतलब यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई जो है वो ऋणात्मक है, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक है, मतलब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है, और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, जो प्रतिबिंब उल्टा है वो प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा, समझ गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उल्टा वास्तविक, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, अरे 2 है ना, मतलब ये वस्तु के तुलना में 2 गुना बड़ा है, मतलब ये क्या है, वास्तविक है, और ये बड़ा है वस्तु से। तो आप प्रकृति निकालना सीख गए आवर्धन से, समझ गए। ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, समझ गए। तो यही सारा चीज है, आवर्धन का खेल यही है। ये भी आवर्धन, ये भी आवर्धन, दोनों मिला देंगे तो हाइट ऑफ प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई बराबर हो जाएगा -v/u के, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम आवर्धन बारी बारी से निकालेंगे। आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल से पहले आप समतल दर्पण का निकालिए, सबका आवर्धन बारी बारी से निकालेंगे। समतल दर्पण का निकालिए। आप जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने आप जिस भी वस्तु को रख देंगे उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर साइज का बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों बराबर होगा, समझ गए। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होगी, मतलब ये दो तो ये भी दो, मतलब ये इससे कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये वस्तु देखिए ऊपर की ओर रखा हुआ है, मतलब ई भी प्लस, ये तो हमेशा प्लस होगा, और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ ही बना है, सीधा ही बना है, ई भी प्लस होगा। प्लस प्लस मिलके वापिस से प्लस रह गया, मतलब इसका आवर्धन क्या निकल गया, समतल दर्पण का आवर्धन निकल गया m बराबर +1। आपको पूछ देगा आवर्धन बराबर +1 दे के पूछ देगा दर्पण कौन सा है, दर्पण आप क्या बताइएगा, अरे कौन सा बताइएगा, आप यही दर्पण को बताइएगा, ठीक है। आवर्धन जब यदि प्लस में रहे 1, आप कह दीजिएगा कि ये समतल दर्पण है। अब आइए, ये तो हो गया समतल दर्पण बबुआ। अब आइए अवतल में, ये तो इतना समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। अब आइए, अब आ जाइए। अब मैं कहता हूं अवतल में आ जाओ, उससे भी पहले उत्तल में आइए। उत्तल में आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण वो हमेशा क्या करता है, हमेशा वो आप जानते हैं कि वस्तु से छोटा बनाता है। प्रतिबिंब इसका वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, बनेगा कि नहीं। मैं कह दूं 1/2, बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, इसका रिजल्ट इससे काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.5 आएगा। मतलब ये जो है इससे आधा गुना बड़ा है, या इसका आधा गुना है। अरे 2 का ये आधे ना है कि नहीं है, तो ये आधा गुना है। इसका मतलब आपके पास ये निकला, ये नंबर 1 से छोटा है। बात को समझिए, आवर्धन बराबर 1 होने का मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है, लेकिन आवर्धन यदि 1 से छोटा हो जाए, मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, मतलब वस्तु से छोटा होगा, मतलब इसका आवर्धन क्या होगा उत्तल का, ये तो आपको पता है ना। आवर्धन जो होगा
वो छोटा होगा कितना से, 1 से होगा। 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अब प्लस 1 से छोटा होगा कि माइनस 1 से छोटा होगा, ये भी देख लेते हैं। तो वस्तु से छोटा होगा लेकिन हमेशा सीधा होगा और हमेशा काल्पनिक होगा। अब देखिए, जब ये सीधा ही होगा, आप जानते हैं आवर्धन का सूत्र होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना होता है। अब आप ही जानते हैं हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है, मतलब प्रतिबिंब का भी ऊंचाई हमेशा सीधा ही रहेगा। तो ये दोनों मिलके क्या आ गया, प्लस का चिन्ह हो गया। तो आपको जब दे दे कि आवर्धन जो है वो +1 से छोटा है, आवर्धन +1 से छोटा है, तो बताइए कि ये कौन सा दर्पण है। आप कह देंगे उत्तल दर्पण। कितनों घुमा के देगा ऑब्जेक्टिव, सब बन जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव दे सब्जेक्टिव दे, एकदम फाड़ के रख देंगे, क्या समझे। तो ये हो गया आवर्धन। अब यही आवर्धन हो गया आपका उत्तल दर्पण का, बस। अब आगे देखिए, खत्म। अब अगला देखिए, अब आइए अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण जो है वो छोटा बनाता है प्रतिबिंब। पहले छोटा बनाता है, इसका देखते हैं। तो जो छोटा बनाएगा उसका आवर्धन क्या होगा, जो ये छोटा बनाएगा इसका आवर्धन क्या होगा। इसका आवर्धन आप जानते हैं, पहले तो ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जब छोटा है तो मैंने अभी बताया था आवर्धन 1 से छोटा होगा। अब -1 होगा कि +1 होगा, ये देख लेते हैं। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा तभी बनता है जब इसका जो ये प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक बनता है, और जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा भी बनेगा, और जो उल्टा बनेगा उसका प्रतिबिंब का ऊंचाई ऋणात्मक होगा। आप जानते हैं कोई कुछ भी हो लेकिन वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो अब आइए, यहाँ आवर्धन बराबर में यहाँ वस्तु का ऊंचाई और यहाँ पे प्रतिबिंब का ऊंचाई है, प्रतिबिंब का ऊंचाई। अब देखिए ये तो प्लस में रहेगा और ई वाला माइनस में रहेगा, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ऋणात्मक बन गया, नेगेटिव बन गया। मतलब -1 से जब आवर्धन छोटा रहेगा तो आप कह देंगे कि ये अवतल दर्पण है। बबुआ देखिए, इतना आपको अच्छे से कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब ये एक कंडीशन है, जब ये बराबर बनाता है, याद है ना, बराबर एगो समतल दर्पण भी बनाता है, उसका आवर्धन क्या है, बराबर +1। अब इसका आवर्धन भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि HO वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना है। आप जानते हैं वस्तु की ऊंचाई हमेशा, अब ये और ये दोनों बराबर होगा, जब बराबर होगा ना, बराबर में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर, ऐसे में ये और ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको ये तो पता हो गया कि आवर्धन बराबर प्लस, मतलब आवर्धन बराबर 1 तो होगा, आवर्धन बराबर 1 तो एकदम कंफर्म होगा, क्योंकि ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा और प्रतिबिंब, क्योंकि जब ये बराबर बनता है, याद रखिए कि यहाँ वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो नीचे प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो ये ऋणात्मक। बहुत ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, लेकिन पहले लाइक मारिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये मिलके दोनों क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। मतलब m बराबर जब -1 रहे आवर्धन, तो आप कह देंगे कि सर ये जो है ये अवतल दर्पण है। आवर्धन बराबर जब -1 से छोटा भी दे दे तो भी आप कह देंगे कि ये है, ठीक है। अब आगे आइए, एक कंडीशन होता है बबुआ लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। एक परिस्थिति ऐसी है जब ये क्या करता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और ये कब बनाता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा रहेगा, प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वही प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, और जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसका प्रतिबिंब का ऊंचाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब वस्तु जो है, वस्तु से जब प्रतिबिंब बड़ा बन ही रहा है, आप जानते हैं वस्तु से बड़ा बन ही रहा है, मतलब मैं कह दूं 3/2 है, 2 से काटिएगा 1.5 आएगा, मतलब ये 1 से बड़ा आ रहा है, इससे ये बड़ा संख्या हो गया, मतलब ये 1 से बड़ा होगा ही। तो आप इतना तो जानते हैं कि आवर्धन जो है वो 1 से तो बड़ा आएगा,
अब ये +1 से बड़ा आएगा कि -1 से बड़ा आएगा, ये देखते हैं। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज आप जानते हैं प्लस ही रहेगा, और आवर्धन का सूत्र होता है क्या, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, और क्योंकि ये पीछे बना है, सीधा बना है, काल्पनिक बना है, इसीलिए ये भी प्लस रहेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या रह गया, प्लस रह गया। तो आवर्धन यदि +1 से बड़ा हो, आप समझ जाइएगा कि ये अवतल दर्पण है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अब तक जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया है ये आप बहुत बेहतर समझे होंगे। आपको ये बहुत मजा आएगा, पूरी वीडियो को आप मजे से देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं आपको ये वादा करता हूँ। यहाँ से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल बनाने में तो और मजा आएगा। थोड़ा अच्छे से पढ़िए कुछ भी, ताकि परीक्षा में एक भी सवाल बाहर न जाए, समझ रहे हैं? जी हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परावर्तन हो गया। अब हम अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद।